So guys, when we talk about read anatomy, right? So we know data is stored on data node और नेम नोड पे आपका मेटा डेटा स्टोर होता है। तो मान लो आपकी एक फाइल है input.txt जिसका साइज है 250 MB और मान लो आपका ब्लॉक साइज है 128 MB। मैप आर वन में आपका 64 MB होता था और हम फॉर अ टाइमिंग मैप आर टू की बात कर सकते हैं, फॉर अ टाइमिंग 120 MB की बात करते हैं। तो आपकी जो input.txt फाइल थी वो दो ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी ऑब्वियसली। जो पहला ब्लॉक होगा जिसको आप B1 बोल दो 120 MB का होगा और जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा वो 250 MB माइनस B1 साइज, राइट, B1 डॉट साइज, ये आ जाएगा आपका 112 MB, राइट। तो आपके दो ब्लॉक हो गए B1 एंड B2। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, सारे ब्लॉक हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। आपका लास्ट ब्लॉक मे और मे नॉट बी इक्वल टू योर ब्लॉक साइज और वो लॉजिकल है, राइट। अब बात करते हैं कैसे रीड होती है फाइल। तो आपको एक चीज पता है कि फाइल डेटा नोड पे स्टोर होगी, उसके कई सारे रेप्लिकास होंगे। तो चलो पहले रेप्लिकास की बात कर लेते हैं 2 मिनट में। आपके दो ब्लॉक्स थे B1 एंड B2। आपके 4 डेटा नोड्स हैं D1, D2, D3 एंड D4। तो आप देखोगे, और अभी यहाँ रैक की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्लेन डेटा नोड्स की बात करते हैं। तो आपका जो B1 है वो D1, D3 एंड D4 पर है और सेम चीज यहाँ लिखी हुई है मेटा डेटा में, ब्लॉक 1 एट D1, D2 एंड D4। जो ब्लॉक 2 है वो D2, D3 एंड D4 पर है, राइट। तो ये हो गया आपका मेटा डेटा। मेटा डेटा आपके नेम नोड पर स्टोर है और आपका डेटा डेटा नोड पर स्टोर है। आप यहाँ बैठे हुए हो, आपको डेटा को रीड करना है, राइट। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो मैंने हमेशा बताया हुआ है, आप हमेशा नेम नोड से बात करोगे। आपकी रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट फॉर मेटा डेटा फॉर input.txt वेंट टू द नेम नोड, राइट। नेम नोड क्या करेगा, अपनी मेमोरी में देखेगा या फिर आपकी कहीं भी, आई एम नॉट गोइंग अबाउट मेमोरी, it looks into somewhere, maybe RAM or somewhere, and then it will send the data nodes and block replicas details to the client. This is your proof. Now, one golden rule: data never flows through name node. Data never flows through name node. Never. क्योंकि हमें नेम नोड से कभी डेटा फ्लो नहीं कराना है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट बिग डेटा, ठीक है। सो डेटा नेवर फ्लोज टू नेम नोड। सो वो सिर्फ एड्रेस देगा और जो क्लाइंट होगा he will directly talk to the data node for data transfer the blocks. What is going on? It will first talk to name node will return the address, and then client will directly talk to the blocks or the data nodes here. This is the read anatomy, right? Let's jump into few more details. ये तो बहुत ही हाई लेवल की बात होगी। अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं और एक लेवल और नीचे जाते हैं कि हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड इन जावा, राइट, हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड इन जावा। सो अगर हम जावा की टर्म्स में बात करें, आई एम नॉट अ जावा डेवलपर, सो अगर मैं कुछ गलती करूं तो जस्ट इग्नोर इट, ठीक है, स्टिल लेट मी ट्राई माय बेस्ट। सो यहाँ पर आप HDFS क्लाइंट हो, राइट। सो व्हाट इज गोइंग ऑन, first you open the request with distributed system, right? Distributed system on your behalf will send a request to the name node to get the block locations, right? और जो block location जो name node होगा वो आपको fs data stream का एक object देगा। Then you will read that fs stream data objects और उससे आपको इन block location की एड्रेस पता चलेगी इस वाले ऑब्जेक्ट से, और डायरेक्टली यू विल रीड द डेटा फ्रॉम द एड्रेसेस, राइट, 4, 5, एंड देन आफ्टर दैट यू विल क्लोज दैट एफएस डेटा स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक लेवल और नीचे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी सिटिंग समवेयर हियर or here somewhere on HDFS client. You will first open the request with distributed system, then distributed system will send the request to the name node to get the block location. Name node will give fs data input stream object, then input data stream object will have the block location in readable format. Then
it will return that to the HDFS client, then HDFS client will read data from data nodes. Okay, now let's see. So let me read it for you guys. The client opens the file it wishes to read by calling the open method, this one, on the file system object, which into our case is distributed file system, right? Our case is distributed file system. Distributed file system calls the name node using remote procedure call to determine the location of first few blocks of the file. This one I'm talking about. For each block, name node returns the addresses of the data nodes that have copy of the block. DFS returns FS data input string. तो ये DFS ने ही रिटर्न किया है, right? For each block, name node returns the address of data nodes that have copy of the block. DFS returns DFS data input stream to the client to read the data from. FS data input stream in turn, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको एक और ऑब्जेक्ट देगा, DFS इनपुट स्ट्रीम, राइट? और ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्लाइंट के पास दोबारा जाएगा और क्लाइंट को सारे के सारे एड्रेस देगा. द क्लाइंट देन कॉल, इस पर क्लाइंट रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, राइट? द क्लाइंट देन कॉल रीड ऑपरेशन ऑन द स्ट्रीम. DFS input stream which has stored the info node of the address of the primary few block of the file then connect to the primary closest. This is what we call about data locality, right? तो हमने एक सेकंड पहले कवर किया था. तो node of the primary block on the file. Data is streamed from data node back to the client which calls the read repeatedly on the stream. अगर मैं इसको one by one बनाऊं, so client will send an open request to DFS. DFS will send RPC to name node. Name node will return FS data input stream, right? And data input stream will return DFS input stream. DFS input stream के ऊपर your client will give read operation here again, read operation, और ये आपको it will give the addresses info, or the client will directly read from name data nodes. ठीक है? And at the end, once the read operation has been done, the request with DFS input stream needs to be closed. So the one last request here is closed. And one more thing, which is very important, as a client or as a user, you do not need to worry about all these things. Literally, you won't even know what is DFS input stream, what is the blocks. Everything is abstracted from you guys. And this is how you need to read the data, okay? Any doubt, guys? अब बात करते हैं कि डेटा राइट कैसे होता है. सेम, बिल्कुल सेम है. सबसे पहले आप क्या हो, HDFS क्लाइंट हो, आप एक ओपन रिक्वेस्ट चालू करोगे DFS के साथ. DFS एक क्रिएट रिक्वेस्ट चालू करेगा, इसके साथ नेम नोड के साथ. नेम नोड चेक करेगी अपना मेटा डेटा में कि वाकई में ये वाली फाइल पहले से तो नहीं पड़ी हुई है, राइट? तो सबसे पहले आपने ओपन रिक्वेस्ट चालू करी, देन DFS ने क्रिएट रिक्वेस्ट भेजी, उसने अपना चेक किया मेटा डेटा वगैरह और उसने आपको FS आउटपुट स्ट्रीम भेजी, राइट? FS आउटपुट स्ट्रीम में ये सारी चीजें होंगी. FS आउटपुट स्ट्रीम इज अ रैपर ओवर DFS आउटपुट स्ट्रीम. तो जो DFS आउटपुट स्ट्रीम होगी उसमें दो इंफॉर्मेशन हो सकती हैं. फर्स्ट कि गाइस ये वाली फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है, सो हम नहीं कर सकते, बना नहीं सकते. दूसरी, अगर ये फाइल नहीं है तो लोकेशन ऑफ फर्स्ट डेटा नोड, ये सबके सब नहीं भेजेगी, वो सिर्फ एक ही डेटा नोड का एड्रेस भेजेगी कि भैया यहाँ लिख दो आप, ठीक है?
क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट उससे उस वाले डीएफएस पे रीड लगाएगा, उसका एड्रेस लेगा और फर्स्ट डेटा नोड से कांटेक्ट करेगा। क्लाइंट की जिम्मेदारी नहीं है रेप्लिकेशन फैक्टर मेंटेन करना, सारी डेटा नोड से कांटेक्ट करना, दिस इज नॉट द क्लाइंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लाइंट सिर्फ DN1 से बात करेगा या फर्स्ट डेटा नोड से बात करेगा। ये इंटरनली DN2 से बात करेगी, DN3 से बात करेगी अगर आपका रेप्लिकेशन फैक्टर 3 है। वंस आपका रेप्लिकेशन फैक्टर डन हो जाएगा, ये बताएगी DN2 को, ये बताएगी DN1 को और ये बताएगा क्लाइंट को कि हाँ रेप्लिकेशन फैक्टर डन और आपकी फाइल डन हो चुकी है, एक्नॉलेजमेंट पैकेट सेंड कर दें। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब रीड करने की कोशिश करते हैं। The client create a file by calling create on distributed file system. DFS makes a RPC call to the name node to create the file system namespace with no blocks associated with it, right? The name node performs various check to make sure that the file does not already exist, and the file has right, and the client has right permission to create the file. If these checks pass, the name node prepares a record of new file. Otherwise, the file cannot be created. Therefore, the client will get IO exception जो मैंने यहाँ बताया था. DFS returns FS output, FS data output stream for the client to start the write operation. Now, because the clients write data, तो ये जो FS data output stream है, उससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा DFS out stream which splits into packet. जो मैंने आपको बताया था ब्लॉक साइज वगैरह वो इसकी जिम्मेदारी है. Splits into packets which it writes to indoor queue called the info queue. Data queue is consumed by data streamer, which is liable for asking name node to allocate new blocks. I don't want to go detail here, but this is how things work. Secondly, the second data node stores the packet forwarded to the third data node. This is important. जो क्लाइंट होगा वो सिर्फ फर्स्ट डेटा नोड से बात करेगा, सेकंड डेटा नोड थर्ड डेटा नोड आपस में बातें करेंगी. वंस रेप्लिकेशन डन हो जाएगा, वो आपको DFS output stream sustains the internal queue of the packet that are waiting to be acknowledged by the data node called the act queue. Once this is done, वो आपको acknowledgement send कर देगा data node. The action sends up all the remaining packet to the data node pipeline, waits for the acknowledgement before connecting to the name node to signal. अच्छा, वो आपको नहीं करेगा, वो name node को बताएगा और name node आपको बताएगा कि फाइल आपका राइट हो चुका है. ठीक है. SDFS follows, ये इंपॉर्टेंट है. Write once, read many. We cannot edit files that are already stored in SDFS, but we can include it by reopening the file. This design allows SDFS to scale large number of concurrent. Okay, this is important and I'll cover it in detail. इसको बोलते हैं SDFS जो है वो warm architecture है. Write once, read many. क्यों? उसका रीजन ये है कि SDFS एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है फॉर बिग डेटा, राइट. आइडियली आप जब बिग डेटा में कोई फाइल राइट करते हो, आप उसको चेंज नहीं करते हो. क्यों नहीं चेंज करते? उसका एक और रीजन है, क्योंकि एट एनी पर्टिकुलर टाइम उसको बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं. तो इफ यू चेंज द फाइल, अदर लोगों का प्रोसेस बिगड़ सकता है, राइट. And this is why SDFS is a write once, read many system. Okay, and once the file is written, you can open it, but you cannot change it. Ideally, you cannot change it. Now, with new technologies coming, they can change it. But to be honest, SDFS was never meant to do that, and is not meant to do that. Okay, this is how the read operation and write operation works. So that means, Nilin, suppose we have already a file, and if we are doing something change in that file, so it will create a new file instead of updating that file or the blocks of those files. It will create a new file. It's a very good question. So basically, if you want to change a file, so आप blocks को edit भी नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो अगर आपको change करना है तो पहली बात तो allowed नहीं करेगा. You cannot change the file, first thing. And even if you want to change the file, you need to create a new file. ठीक है. Okay. So read operation is good, write operation is good. Let's think about something else. Before I jump one more point, let's talk about some generic things. हमने किस चीज की बात करी? रेप्लिकेशन फैक्टर की बात करी हमने रेप्लिकेशन फैक्टर की बात. रेप्लिकेशन फैक्टर किस लिए होता था? फॉल्ट
pardon my mistakes guys. So it's for fault tolerance, right? किसका fault tolerance? डेटा। डेटा कहाँ स्टोर होता है? डेटा नोड पर। तो रेप्लिकेशन फैक्टर उस डेटा को क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रॉय होने से बचाता है जो डेटा नोड पर स्टोर है, रेप्लिकेशन फैक्टर का यूज करके, राइट? क्लीन कॉपी बना दो गाइस, इट विल सेव योर डेटा, राइट? बट व्हाट इज योर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर गाइस? व्हाट इज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर? इट्स नेम नोड। हम नेम नोड को बचाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम मेटा डेटा को बचाने की बात एक बार भी नहीं करें हमने, राइट? Ideally, once your metadata is gone, your SDFS is like a puzzle. The solution of that puzzle, nobody knows. The metadata is the solution of a puzzle which is stored on SDFS. So, as the administrator, not you guys, obviously for the administrator, the major responsibility is to protect this metadata. It means to protect the name node. It means to remove this single point of failure concept, kind of. There can be downtime. Like we cannot prevent the downtime. If I have one more name node 2, let's say this is your active, this is your standby, kind of, and this gone at 10 p.m. This might take 5 minutes, 10-15 p.m. See, which is tolerable. Obviously, 5 minutes का downtime is not good, लेकिन कभी ना आने से अच्छा 5 मिनट वेट कर, make sense, right? So now the question arises, ये जो आपका नेम नोड 2 होगा या फिर सेकेंडरी नेम नोड होगा या फिर स्टैंड बाय नेम नोड होगा, एक्टिव पैसिव जो भी आप लोग को सोचना हो, ये किस तरीके से मेंटेन करता है? तो पहली चीज आप लोग को समझ में आ गई कि नेम नोड को डूबने से बचाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, सेकेंडरी नेम नोड दे सकते हो, स्टैंड बाय नेम नोड दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ चाहिए। तो जो रिसर्चर्स थे उन्होंने भी ऐसा ही कुछ सोचा होगा जैसा मैं सोच रहा हूँ। उन्होंने बोला कि गाइस, स्टैंड बाय सिस्टम इज नॉट अ न्यू डील, बहुत सारे सिस्टम होता है, हम नेम नोड के लिए बनाएंगे। बात ये उठती है कि ये जो नेम नोड 2 है या सेकेंडरी नेम नोड है या स्टैंड बाय नेम नोड है, ये नेम नोड का जो मेटा डेटा है वो कैसे अपने सिंक में लाएगी? ठीक है, एक और चीज की बात करते हैं जो मैंने ऑलरेडी कवर की हुई है। हम यहाँ पर बिग डेटा की बात कर रहे हैं, राइट? अगर बिग डेटा की बात करते हैं तो हमेशा लार्ज डेटा सेट की बात करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स की बात करते हैं। अगर लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स की बात करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ ब्लॉक्स की बात करते हैं। ब्लॉक्स की बात करते हैं, मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स होंगे, राइट? तो ये जो मेटा डेटा होगा ये मिलियंस ऑफ रोज का होगा। और वन मोर थिंग, डेटा नोड्स में और बिग डेटा में और एचडीएफएस में मल्टीपल ड्राइव्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो ये जो आपका मेटा डेटा होगा ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है? और इस मेटा डेटा को इस वाले नेम नोड में सिंक करना होगा। तो उन लोगों ने सोचा, अब मैं बताता हूँ उन लोगों ने क्या सोचा। उन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा जिसको बोलते हैं चेक पॉइंटिंग। चेक पॉइंटिंग किस किस के बीच में? नेम नोड एंड सेकेंडरी नेम नोड के बीच में, ठीक है? अब बात करते हैं सेकेंडरी नेम नोड और नेम नोड, ठीक है? क्या हुआ, आप यूजर थे, आप एक क्लाइंट हो, आपने एक डायरेक्टरी बनाई फू करके, कहाँ गई वो? नेम नोड 1 पे गई। नेम नोड ने उसको डेटा नोड में डाला और उसने उस डायरेक्टरी को अपने किसी लॉग में डाल दिया। अभी उसने क्या किया, एक स्टेप और पीछे जाते हैं इसमें जाने से पहले। जब भी आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हो, किसी में भी, वेदर इट्स यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज, व्हाटएवर, देयर इज अ फाइल सिस्टम इमेज every time, even for Windows as well, file system image, right? When I go to my C drive here, this recovery drive, right? It is creating the replica of my C drive. In this case, it's not because I haven't, segregated the drives. But in a good system, it always book this 1 GB of memory, right? 11 GB of my system to do some file system image kind of thing. Same thing Hadoop or any other system is doing, right? इसको बोलते हैं फाइल सिस्टम इमेज। जो फाइल सिस्टम इमेज होती है ना,
वो होती है इमेज ऑफ योर नेम नोड्स मेटाडेटा एट एनी पर्टिकुलर टाइम। लेट्स से 11:36 पर मैंने अपनी फाइल सिस्टम इमेज बना दी। फाइल सिस्टम इमेज बार बार बनती है, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे 11:36 पर फाइल सिस्टम इमेज बनाई मैंने, उसके बाद अगले 10 मिनट में, मतलब लेट्स से 11:46 तक मैंने 10,000 ऑपरेशन परफॉर्म किए। क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं? डायरेक्टरी बनाई, फाइल बनाई, बहुत सारी फाइल डिलीट कर दी, कुछ भी कर दिया। तो अब बात ये उठती है कि ये जो 1,000 या फिर 10,000 ऑपरेशन हैं, ये फाइल सिस्टम इमेज में गए कि नहीं गए? गए कि नहीं गए? नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि फाइल सिस्टम इमेज जो होती है बहुत बड़ी फाइल होती है। इट मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट द साइज, बट इट्स अ बिग फाइल। इट टेक टाइम टू ओपन एंड क्लोज इट। Obviously, the bigger the file, the more time it takes to open and close it, right? So इन लोगों ने क्या सोचा, गाइस एक काम करते हैं, 11:36 पर फाइल सिस्टम इमेज की एक कॉपी बना देते हैं। 10 मिनट में जो भी ऑपरेशन होंगे उसको एक दूसरी फाइल में लिखते हैं, जिसका नाम देते हैं एडिट लॉग। एडिट लॉग मतलब जो भी एडिटिंग हुई है, उसके बाद हर 10 मिनट में एडिट लॉग को फाइल सिस्टम इमेज से प्लस कर दो। तो इन दोनों को प्लस कर दो और इससे एक नई फाइल सिस्टम इमेज बना दो। So FS image is nothing but old FS image plus edit log. What exact is edit log? Edit log is the log of all the operation which you perform. Okay, one more thing. Before I go to edit log, this thing is called checkpointing. Right? अब मैं उस पर definition आता हूँ. So what is edit log? Edit log is the log of all the edit what you do on the file system after the first checkpointing or the previous checkpointing. Okay, so अब मैं इस वाले डायग्राम पे आता हूँ, अब अच्छे समझ में आएगा। आपने एक हूँ करके डायरेक्टरी बनाई, वो डायरेक्टरी कहाँ जाएगी? पहले एडिट लॉग में जाएगी, इस तरीके से, और ये यहाँ ऐड हो जाएगा, आगे होगा तो एक और हो जाएगा। लेट्स से आपने लू करके डायरेक्टरी बना दी तो यहाँ चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद एट द एंड क्या होता है? एफएस इमेज और एडिट लॉग मिक्स होते हैं चेक पॉइंटिंग के थ्रू और एक नई एफएस इमेज बन जाती है, ठीक है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताता हूँ, जो चेक पॉइंटिंग होती है वो बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम दो फाइल्स को मर्ज करने की बात कर रहे हैं और आप लोग जानते होंगे कि मर्ज करना इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर मैं चेक पॉइंटिंग नेम नोड को दे दूं, ठीक है भाई, नेम नोड इज अ हाईली कॉन्फ़िगर्ड मशीन, तो नेम नोड कर सकती है वो वाला काम। लेकिन चूंकि, और एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट चीज, ये जो चेक पॉइंटिंग है वो बैकअप का काम करती है। बैकअप हमेशा आप ऑफ आवर्स में करते हो या फिर आप ऑन आवर्स में करोगे तो कोई और मशीन करेगी। सेम थिंग इन लोगों ने सोची कि हाँ चेक पॉइंटिंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन नेम नोड को देना सही नहीं है क्योंकि रिसोर्स इंटेंसिव है, नेम नोड का परफॉर्मेंस हैम्पर होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, एक और नोड बनाते हैं जिसको बोल देते हैं सेकेंडरी नेम नोड। जो ये जो काम है ये वाला, ये सेकेंडरी नेम नोड करती है, ठीक है। एफएस इमेज को एडिट लॉग में मर्ज करने का काम जिसको चेक पॉइंटिंग बोलते हैं, चेक पॉइंटिंग इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी नेम नोड। Once this new FS image is created, it is stored on where? It is stored on secondary name node. Ideally, secondary name node is not a secondary name node. It's just a node which is performing checkpointing. But researchers या फिर administrators ये बोलते हैं कि secondary name node का जो configuration होना चाहिए वो name node के बराबर होना चाहिए। अगर 10 सिनारियों में name node फेल हो जाती है तो हम secondary name node को बना सकते हैं, लेकिन डाउन टाइम रहेगा, ठीक है। So this is called checkpointing, ठीक है। One more thing which is important, secondary name node is not a actively secondary name node. It's there will be downtime. So if somebody asks you what is secondary name node, secondary name node को क्या बोलते हैं? एक बहुत ही misnomer का मतलब होता है misnomer. I don't remember the name, but misnomer मतलब होता है कि किसी भी चीज का गलत नाम रख देना। तो हडूप में बहुत सारे गलत नाम रखे गए हैं।
secondary node is one of the misnomer. Okay. So we have covered read operation, write operation, checkpointing, and this is how you have high availability of your metadata. I will cover one more thing for the high availability, that is called namespaces, maybe tomorrow, but this is enough for today's lecture.